आपने ये जो पैसा इतना जो करोड़ों में आप इकट्ठा कर रहे हो ईरान के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर इन पैसों की ज़रूरत है? कश्मीरी पंडितों से छीना हुआ पैसा, ज़मीन, घर और जितने भी कीमती आभूषण हैं, उन सबको आज अपनी कौम के लिए ईरान भेजा जा रहा है। इनका सारा भविष्य जो है ये मौलवी मौलानों ने ख़राब कर रखा है, मदरसों ने ख़राब कर रखा है। अगर ये मौलवी मौलानों की सुनते रहेंगे तो देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए नहीं सोच पाएगा। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो योगी आदित्यनाथ को, फिर देखो आप कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी में। पायल हूँ आप लोगों के साथ। हाल ही में एक ऐसी खबर, वो भी कश्मीर से सामने आ रही है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। ईरान में जो वहाँ का नुकसान हुआ, वहाँ के जो लोग हैं, उस चीज़ के लिए, उस ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से या उसी चीज़ को सामने रखते हुए ये जो मुसलमान हैं कश्मीर के, वो लोग करीब करीब 500 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सार्थक भगत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो अमाउंट मैंने दर्शकों को बोला 500 करोड़, ये 500 करोड़ अमाउंट कम नहीं है। तो इस डोनेशन को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कश्मीरी पंडितों से छीना हुआ पैसा, ज़मीन, घर और जितने भी कीमती आभूषण हैं, उन सबको आज अपनी कौम के लिए ईरान भेजा जा रहा है। आप ये देखिए, 3 लाख से ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर है वो जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। कितनी मात्रा में जो घर है वो कश्मीरी मुस्लिमों को मिले हैं। सिमिलरली अब 6 लाख से ज़्यादा जो है वो आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो बने हैं उनके लिए। फ्री राशन लेते हैं, फिर आपको सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब कुछ इनको मिलता है। इसके बाद भी ये लोग अपने देश के सगे नहीं हैं। इनके लिए नेशनल एम्बलम हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, इनके लिए सब कुछ वो हराम है जहाँ पर भारत या देश की बात होती है। लेकिन जितनी भी सांत्वना है, जितनी भी इनकी भाईचारा है या जो इंसानियत है, वो जगती कहाँ पर है? दूसरे क्षेत्र के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए? जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है। आपने इनको कभी भी अपने क्षेत्र में, कश्मीर के अंदर पेट्रोलिंग पे जो ड्यूटी पे लगे हुए हमारे देश के जवानों को एक गिलास पानी पूछते हुए भी नहीं देखा होगा कि ये पूछे कि आप पानी पी लो, कभी नहीं। उनके लिए तो ये लॉजिस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं आतंकवादियों से मिलकर कि जी यहाँ पर रहे, इनको पकड़ो, यहाँ को मारो। उन पे तो पथराव करते हैं, खबरें हैं ये सारी। लेकिन कहाँ पे जितनी भाव है वो कहाँ पर है? वो भाव वहाँ पर है। ये जितनी भी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी, ये अपने देश के लिए नहीं है। अपने देश में जैसे बोला आपने कि बाढ़ आ जाती है हमारे देश में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई भी ऐसी क्षेत्र में प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे इनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकलेगा, वहाँ पे ये चिंतित नहीं होंगे। लेकिन आज ये छाती पीट रहे, कहाँ के लिए? ईरान के लिए। मैं एक चीज़ और रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि कौम का नशा सर पर इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि आपको अंबेडकर गांधी चुनाव से पहले याद आते हैं और चुनाव जीतने के बाद आपके ऑफिस में तस्वीरें लग जाती है ओवैसी की। कौम का नशा सर पर इतना चढ़ा हुआ है और इस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि प्रेयर रूम के अंदर अगर दुर्गा पाठ कर दिया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी तेज क्यों बोल रहे हो, जबकि दिन में 5 बार आप काफिरों के कान में क्या बात डाल रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम का नशा इस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि कश्मीर के अंदर ही हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर? आतंकवादियों के जनाजों पर। कौम का नशा इस तरीके से चढ़ा हुआ है और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि कब तक सबूत मांगा जाएगा, कब तक पूछा जाएगा, हम कब तक हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे। क्यों नहीं उठाए जाएंगे? आपने पुलवामा, आपने पहलगाम आतंकवादी हमलों पे तो कभी भी आप आगे नहीं आए। आपने ये जो पैसा इतना जो करोड़ों में आप इकट्ठा कर रहे हो ईरान के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर इन पैसों की ज़रूरत है? ये पैसा कहाँ से? इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारी वजह से आ रहा है। हम हलाल प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिनके पास इनकी एक पैरेलल इकॉनमी चलती है जिससे ये पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारे से खरीदा हुआ पैसा जो है, जो हम दुकानों से सामान खरीदते हैं इनकी, ये वो पैसा जो है वो मदरसे और अपने मस्जिदों में जाता है, वहाँ से कलेक्ट होकर एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है जो ऐसी समस्याओं में, ऐसे समय के टाइम पर काम आता है। ये सारा एक पूरा पैटर्न है। लेकिन ये हमारे देश का सेकुलर जो है वो भी नहीं समझेगा। अगर आज ईरान और गाज़ा के लिए आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको बहुत बुरा लगता है, तो ये इंसानियत आपकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कहाँ चली जाती है? आपके खुद जम्मू कश्मीर के अंदर जो आप खुद कर रहे हो माइनॉरिटी के साथ, वहाँ पे तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली जाती है? जब आप बिल्कुल उतार के पूछते हो कि क्या धर्म है क्या नहीं, तब वहाँ पे जब आप मारा जा रहा है, जब आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के हिंदुओं को जब आज तक भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तब आपकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? कश्मीरी पंडित के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था कई साल पहले, तब तो कोई किसी नाम आज तक हो रहा है। हाँ। आज तक हो रहा है उन लोगों के साथ, और हर क्षेत्र में हो रहा है, देश के हर क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पर भी दूसरी विचारधारा ये पनपने ही नहीं देते। अगर इंसानियत, ये कैसी आपकी सिलेक्टिव इंसानियत है? कैसी आपकी इंसानियत सिर्फ गाज़ा के बच्चों पे दिख रही है?
गाज़ा में जो बच्चे मरते हुए दिख रहे हैं उन पे दिख रही है? क्या बांग्लादेश में बच्चे नहीं मर रहे, जिंदा नहीं जलाए जा रहे? क्या आपके कश्मीर के अंदर आप हिंदुओं को नहीं भगा रहे हो? क्या आप उन पर प्रेशर नहीं कर रहे हो कि आज तक जो वो 3 लाइन बताई गई थी वो 3 लाइन आज तक दोहराई जाती है कि कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या छोड़ दो कश्मीर? आज तक ये हाल है, लेकिन ये सब कुछ नहीं दिख रहा। और इनको ये जो पैसा है, अगर ये इतने ज़्यादा अपनी कौम के पक्के हैं, अपने मज़हब के लिए इतने सच्चेवादी बनते हैं ये, तो ये क्यों काफिरों के देश में रह रहे हैं? काफिरों का तो देश है ये, काफिरों की सरकार है, तो इस देश से चले जाए, तब मानूंगा मैं। आप तो बहुत अपने कौम के पक्के हैं। आपको जहाँ पर आपकी बेनिफिट की बात आती है, आप वहाँ पे सब कुछ भूल जाते हो। वहाँ आपके लिए कौम बूम सब कुछ साइड हो जाती है। जहाँ पैसा बन रहा है, जहाँ रोज़गार करना है, वहाँ तो आप नाम बदल के भी रोज़गार कर लोगे। वहाँ पे आपको आई लव प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? अगर आप इतने पक्के हो तो दुकानों पे लिखो ना अपनी आई लव प्रॉफिट, अपनी असली पहचान बता के सामान बेचो। ऐसी जगहों पर आपकी कोई कौम को ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी बन जाओगे। हाँ, लेकिन जब बात आती है ऐसी परिस्थितियों की, पैसे देने की, वहाँ पे आप कौम देखते हो भाई कि कौम अगर अपनी है तभी हम डोनेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सर, रकम की बात अगर हम करें तो ये रकम, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला और आपने भी बोला कि ये पैसे आ कहाँ से रहे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो यूटिलाइजेशन है उस पर भी एक बड़ा सवाल आता है कि एक ऐसी जगह है कश्मीर जो मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और क्योंकि फ़ंड रेजिंग एक इशू रह चुका है कश्मीर के लिए, तो क्या गवर्नमेंट को भी इस पर नज़र डालनी चाहिए? देखिए, कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो, देखो आप मेरी बात समझो कि जब तक वहाँ के व्यक्ति के अंदर ही, देखो आप मेरी बात समझो, कश्मीर का व्यक्ति जो है इस भारत को या कश्मीर को या जो नॉन मतलब मुस्लिम्स है या नॉन हिंदूज़ है और जो सेकुलरवादी लोग हैं, ये भारत को कैसे देखते हैं? ये भारत को देखते हैं, भारत एक देश है जिसकी ये जो एक डेमोग्राफी है कि यहाँ नक्शे से बटा हुआ है और ये एक देश है और यहाँ पर हम रह रहे हैं। इसी तरीके से सब लोग देखते हैं। लेकिन इस राष्ट्र से प्यार करने वाला, इस देश से, भारत से प्यार करने वाला जो व्यक्ति है, असली में जिसको अपना इतिहास पता है, वो इसको देश के रूप में नहीं, इसको एक राष्ट्र के रूप में देखता है। हमारी परिभाषा जो है वो राष्ट्र है। राष्ट्र किसी डेमोग्राफी के मोहताज नहीं होता। उसके लिए वो, हमारे लिए, मेरे लिए ये क्षेत्र जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। मेरे लिए ये एक जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कल को अगर मुझे लगेगा तो मैं किसी और जगह पे रह लूँगा, दूसरे देश चले जाऊँ। ये हमारे लिए राष्ट्र है और राष्ट्र कभी भी बाउंड्री से नहीं बढ़ता, राष्ट्र विचारों से बनता है। और ये जो, जब तक आपके अंदर विचार नहीं होगा तब तक आप हमेशा भारत माता की जय के विरोध में जाओगे, वंदे मातरम के विरोध में जाओगे। आपको अपनी मस्जिदों से नेशनल एम्बलम को तोड़ना पड़ेगा। ये आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए कौम सबसे ऊपर है। आपको ये राष्ट्र का परिभाषा समझ नहीं आएगी क्योंकि आपका कभी भाव ही नहीं जुड़ा इस ज़मीन से। आपको ये पता ही नहीं है कि क्या इस युद्ध, इस ज़मीन को जीतने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, अपने आप को कितना कुर्बान किया है, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपके लिए बस एक ज़मीन का टुकड़ा है। इस वजह से कश्मीर के लोगों के अंदर ये भाव ही नहीं है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप उनको जनगण मन बुलवा लो सुबह असेंबली के अंदर, चाहे तुम उनको छत पे झंडे लगवा लो हर घर तिरंगा के तहत, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक भाव नहीं होगा अंदर पैदा, तब तक आप कुछ भी कर लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे घर पे अगर भारत का झंडा नहीं भी लगा होगा ना, तो भी मेरे अंदर वो भाव है कि मेरा भाव है कि मेरे को झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाव है कि जहाँ पर ज़रूरत है देश की, धर्म की, राष्ट्र की, उस जगह पर सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। सही बात है। सेक्युलरिज्म की बात करें तो सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पे लागू नहीं होता है, वो सब पे लागू होता है। और सिर्फ हिंदू हैं जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं और किसी और पे ये बात लागू नहीं होती। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, हमारे देश का सेकुलर अपने सेकुलरिज्म साबित करने के लिए ईद पर चला जाएगा, टोपी पहनने, इफ्तारी में बैठ जाएगा। अब फ़र्क समझना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमारा देश का मतलब हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म साबित करने के लिए ईद में चला जाता है, टोपी पहन लेता है, पूरा आजकल लड़कियाँ कुछ तो है कपड़े वपड़े भी उस तरीके की पहन लेती है। लेकिन वो आपका धर्म तो छोड़ो, आपके देश का नारा भारत माता की जय बोलने से भी मना कर देते हैं। मतलब एक तरफ एक धर्म उनके धर्म को मानने तक के लिए पहुंच गया और वो आपका धर्म मानना तो बहुत दूर की बात है, अपने देश का ही नारा बोलने में मना कर देते हैं कि ये हम नहीं बोलेंगे। ये एक साफ, एक क्रिस्टल क्लियर आपको इमेज जो मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि हम नफ़रत फैलाते हैं और वो लोग प्यार मोहब्बत बांटते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार सत्य इतना कड़वा होता है कि वो सुनने में बहुत पेचीदा लगता है। ऐसा लगता है कि यार क्यों इतना, देखो कोई भी आप हमेशा आप ध्यान रखना कि कितनी भी टिपिकल और बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है ना, उसका काउंटर इन लोगों के पास क्या होता है, इमोशनल गले मिलते हुए की वीडियो दिखा देंगे, प्यार मोहब्बत की मिठाई खिलाते हुए की तस्वीरें दिखा देंगे और इस सब चीज़ को बहुत जनरलाइज कर देंगे कि यार ये जितना सब कुछ चल रहा है देश में वो सब कुछ झूठ है और ये जो दो लोग जो गले मिल रहे हैं यही सत्य है।
ये सबसे ईजी तरीका होता है यहाँ से बचने का, भगने का। इस बात पे जवाब नहीं है उनके पास। जो मैं आपसे अभी तक बात करी है, इन सब का उनके पास जवाब नहीं है कि क्यों वो नेशनल एम्बलम को तोड़ते हैं, क्यों भारत माता की जय जो बोलना है वो उनके लिए हराम है। संविधान कहाँ चला जाता है जब जीत जाते हैं चुनाव, तब क्यों नहीं लगती? उस जगह लगाओ ना अपने ऑफिस के अंदर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपने? अगर आप अब्दुल कलाम को मानते हो तो अब्दुल कलाम लगाते ना आप, लेकिन नहीं। अब्दुल कलाम कब याद आता है? जब अत्याचार होता है कि अब्दुल कलाम का देश है और हमारे कलाम वालों को मारा जा रहा है। कलाम वालों को मारा नहीं जा रहा, कसाब वालों को मारा जा रहा है। क्योंकि अगर कलाम वाले होते तो इस देश से प्यार करते, जैसे कलाम साहब ने किया था। तो आप समझना इनका मॉडस ऑपरेंडी कि जब कुकर्म करना होता है, जब कुछ देश विरोधी हरकतें करनी होती है तो विचारधारा कसाब वाली होती है, और जब बचना होता है तो आगे ज़ुबान पर कलाम आ जाता है। और ये इस देश का सेकुलर नहीं समझेगा। और अगर आपको लगता है कि ये परिस्थिति सिर्फ हमारे देश की है, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, हर देश जो है वो इसी तरीके की विचारधारा जो है वो लड़ रहा है इससे। क्यों? आप देखो ब्रिटेन में चले जाओ आप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इलीगल इमिग्रेंट से लड़ा जा रहा है। कितनी यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ रही है। आप ये लड़ाई जो है वो आप अमेरिका के उस क्षेत्रों में देख लो, हर जगह पर हो रहा है। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर आप बोलते हो कि सारे लोग मिलकर रहने चाहिए, सारा व्यक्ति मिलकर कब रहता है? जब सब अपने अपने व्यक्ति अपने अपने धर्म से प्यार करता है और उसको किसी दूसरे धर्म से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर एक जगह पर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर एक मज़हब जो है वो पीछे ही पड़ गया है कि भाई आपको कन्वर्ट करना है, आपको लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, जो इस विचारधारा से सब कुछ लगा पड़ा है, दूसरों के जो सिविलाइजेशन है, दूसरों का जो कल्चर है उसको ख़त्म करने पर, तो ऐसे में भाईचारा कैसे निभाया जाएगा? आपने देखो, समझो ना, भाईचारा उस जगह पर निभाया जाता है जब चार लोग एक गली में रह रहे हैं और चारों लोग अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको और दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भले ही वो फॉलो करे ना करे, बट रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये इस ऐसी परिस्थिति में मनाया जाता है। लेकिन आप तो यहाँ पे देखो ना कि वो लोग तो आपको पीछे पड़ गए कि आपके घर हिंदू 2 बच्चे पैदा करता है, लड़की को वो जिहाद में फंसा लेते हैं और लड़कों को वो तरुण खटीक की तरह मार देते हैं। बचता क्या है हिंदू के पास? तो आप ये समझो कि अगर हिंदू परेशानी होता तो हिंदू मेजोरिटी एरिया में इन लोगों की दुकानें लग कैसे पाती? क्या कभी किसी मुसलमान को मना किया है दुकान लगाने से? नाई बनता है, टेलर बनता है, जूस बेच रहा है, खाना बेच रहा है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन अगर आप चेंज कर दोगे, इसको रोटेट कर दोगे, बिल्कुल रिवर्स कर दोगे, तो आप देखोगे ना हिंदू मेजोरिटी एरिया, हिंदू जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में काम ही नहीं कर पाता है। उस पर अलग अलग कंडीशन है। मुसलमान बन, अगर मुसलमान ना भी बन तो दूसरी मुसलमान की दुकान खोल देंगे, मस्जिद से ऐलान कर देंगे कि भाई इसी दुकान से सामान खरीदना है, ख़त्म उसकी इकॉनमी, सारा रोजगार ख़त्म उसका। तो ये सब चीज़ें जब हो रही है, अगर आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग टिप्पणी मत करो, आप चलो देखो, रहो उस क्षेत्र में रहो ना। अगर आप एक अच्छी जगह पे रह रहे हो, आप बड़े अपार्टमेंटों में रह रहे हो, सोसाइटीज़ में रह रहे हो, जहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, जहाँ पे आप डे टू डे प्रॉब्लम से डील ही नहीं कर रहे, तो आपको तो सब कुछ ये मजाक लगेगा, झूठ लगेगा। लेकिन जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, जिन लोगों को ये हर दिन में फेस करना पड़ता है, आप उनके क्षेत्र में एक दिन रहो, देन डिसाइड कि क्या वो सच है या वो झूठ है। अब एक जगह पे कोई जर्मनी में बैठ के ज्ञान देता है, कोई कहीं पे बैठ के ज्ञान देता है, और ज्ञान भी ऐसा देता है जो खुद वो डील नहीं कर रहा, तो वो कैसे ज्ञान पॉसिबल है? मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं बाढ़ वाले क्षेत्र में रह ही नहीं रहा तो मुझे कैसे पता कि बाढ़ कैसे आती है, क्या होता है बाढ़ में? मैं तो रह रहा हूँ दूसरी जगह पर। तो जब तक आप रहोगे नहीं बाढ़ में, जब तक आपके घरों में पानी नहीं घुसेगा, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि बाढ़ में कैसे डील करना पड़ता है, बाढ़ की समस्या कैसी है। तो वही बात है, जब तक आप समस्या को झेलोगे नहीं, तब तक आपको समस्या नहीं लगती, प्रोपेगेंडा लगता है। सही। आपकी ये बात सुन के अचानक से मेरे ध्यान में आया कि कुछ दिन पहले ईद के माहौल से पहले एक ऐसा अनाउंसमेंट AIMIM की तरफ से आया था, जहाँ पे ईद का जो ख़रीदारी है वो सब कुछ जो है मुस्लिम्स से ही किया जाए। एक ऐसा रिक्वेस्ट मुस्लिम्स के लिए आया था ईद के माहौल पे। तो जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली को छेद करने जैसा अनाउंसमेंट कुछ ही महीने, मतलब कुछ ही दिन पहले ईद के दिन किया गया। लेकिन आपने कितना आउटरीच देखा? क्या ये मीडिया में आया या किसी इन्फ्लुएंसर वगैरह जो बनते हैं बहुत ज़्यादा सेकुलरवादी, क्या इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी? बात ही नहीं करी, किसी ने उठाया नहीं। बस आप एक बार इसको स्विच कर दो और ओवैसी की जगह ये स्टेटमेंट आप आदित्यनाथ पे ले आओ कि योगी जी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, तो आपको इंटरनेशनल मीडिया से लेके जितने भी ये विपक्षी नेता है छाती पीटते हुए नज़र आ जाएंगे, और इन्फ्लुएंसर जो है आए दिन ज्ञान देते रहते हैं सेकुलरिज्म का, भाईचारे का, वो लोग आपको गाली देते हुए नज़र आ जाएंगे कि इस तरीके की विचारधारा हमारे देश में पनप रही है। लेकिन जब ये ओवैसी ने कहा तो सब मौन है, सब शांत है। हिंदू मुस्लिम खुद करते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने किया है। इल्ज़ाम लगता है हम पर। ये लोग जो है, ये लोग भी तो मुसलमान करते हैं। इनकी पूरी प्रोफाइल देख लो, इनका पूरा कंटेंट देख लो, इनका जितना भी नैरेटिव है सारा मुसलमानों पर होता है। लेकिन इल्ज़ाम किस पे लगता है? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अबे तुम भी तो करते हो। ये कैसी इमेज हो गई कि हम जो है वो अंधभक्त हो गए और तुम जो है वो एकदम सही हो, एकदम इंटेलेक्चुअल हो? तुम भी तो अंधनमाजी हो। फिर हमारे पे मतलब जो भी हेट्रेड है, जो तुम बोलते हो कि ये हेट की बात करते हैं, अरे हेट की बात हम कैसे कर रहे हैं? तुम ओवैसी को गलत बोलो ना,
ओवैसी के खिलाफ बोलो, जितना ही विपक्ष है वो ओवैसी को गलत बोले कि इस तरीके का कैसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सिर्फ अपने लोगों से सामान खरीदा जाएगा। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो फिर जब कोई हिंदू बोले कि अपना सामान सिर्फ हिंदुओं से खरीदो तो आप उनको भी गलत मत बोलो। आप सिलेक्टिव मत हो, आप समाज के अंदर नई जनरेशन को बेवकूफ़ बनाते हो ये समझाकर कि भाई देखो हिंदू जो है वही सारा मिलिटेंट है, वही ज़्यादा जो है रेडिकल है, और मुसलमान तो देखो फूल बरसा रहा है पुलिस वालों पर तरुण खटीक केस पे। तो ये नैरेटिव है। सर, राष्ट्र की बात बार बार सामने आ रही है, तो एक सवाल हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते इस मुद्दे पे कि इंडिया एक ऐसा देश हमेशा से रहा है जो न्यूट्रलिटी हमेशा प्रैक्टिस करता रहा है, हमेशा से। लेकिन आज का जो ये माहौल है जहाँ 500 करोड़ रुपए डोनेट किए जा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एंगल के साथ किसी और देश को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या ये पब्लिक एक्शंस को किसी तरह से भटका सकती है? किसी तरह से पब्लिक एक्शंस जैसे क्योंकि ये सिलेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे भी हाँ बिल्कुल। देखो ये तो फैक्ट है, आपने देखा होगा कि गाज़ा के टाइम पे भी बहुत चीज़ें हुई थी, लोग स्टोरीज लगाते थे कि डोनेट नाउ, बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी डोनेट किया। क्योंकि देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोगों को ज्ञान ही नहीं है, हमारे लोग पढ़ता ही नहीं है, हमारा जो व्यक्ति है उसको मतलब ही नहीं होता, सही गलत नहीं देखता, वो बस इमोशनल से जो उसको दिख गया, अगर उसको 4 तस्वीरें आपने बच्चों की रोते हुए की दिखा दी, एक महिला दिखा दी पीड़ित होती हुई, तो वो पैसे मार देगा उसके फेंक के लिए, भाई डोनेट कर दे। लेकिन कभी भी उसके पीछे का ये मॉडल नहीं पड़ता कि वो पैसा किधर जा रहा है, कौन से संगठन इसमें जुड़े हैं, कौन से ये फंड का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कहीं टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचता। उसको लगता है कि भाई मेरे को लगेगा उसको, क्योंकि हिंदू का यही होता है कि पूजा पाठ कर ली तो बस हमने अपना धर्म पूरा कर लिया, चलो डोनेट कर दिया किसी को, तो आज हम दान बोला था कि दान कर दे, आज हमने दान कर दिया। यही विचार से हिंदू जो है वो अपनी ही गोभी खोदता है, और खुद ही आज देखोगे तो हर तरीके से वो घिरा पड़ा है। उसने आज तक, हिंदू ने कभी नहीं सोचा कि वो सामान किससे खरीद रहा है, वो पैसा कहाँ जाएगा। हिंदू ने आज तक कभी नहीं देखा कि भाई किन लोगों को समर्थन कर रहा है। हिंदू ने बस इतना देखा कि भाई मेरे जो निजी चीज़ें है वो सॉल्व हो जाए, मेरे जो मेरे को लगता है कि इससे मेरा मानसिक जो लेवल है वो ठीक रहेगा, कि मतलब होता नहीं कि मेंटली आपको एक दिमाग में बैठ जाता कि मैंने आज भाई 1000 रुपये दान कर दिए, भगवान खुश होगा या जो भी है, इसी चक्कर में फंसता है। लेकिन वो लोग सोच समझ के एकदम कि कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है, वो कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहाँ पे फ़ायदा जो है वो नॉन मुस्लिम को हो। क्योंकि इंसानियत जो है वो सिर्फ आपकी गाज़ा और पैलेस्टीन पे और ईरान के टाइम पे क्यों आ रही है? ईरान में तो महिलाएं भी मरी है, ईरान में तो वो महिलाएं भी मरी है ना जो इस शासन को नहीं चाहती है, जो ईरानियन रेवोल्यूशन के लिए लड़ रही थी, उनके बच्चे भी तो मारे, खमीनी ने उनको भी तो मारा है, इतना जेनोसाइड वहाँ पर भी हुआ है। तो उनके लिए इंसानियत नहीं थी आपके मन में? तो इंसानियत वहाँ पे कहाँ चली जाती है? आतंकवादी हमले, जब आपके मज़हब के नारे लगा के आतंकवादी हमले करते हैं तब आपको नहीं लगता कि वो चीज़ गलत है? आपके मज़हब को ख़राब कर रहे हैं ना। अगर कोई आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के फट रहा है या आतंकवादी हमला कर रहा है तो आपको तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए, आपका खून सबसे ज़्यादा खौलना चाहिए कि मेरे मज़हब की बदनामी कैसे कर रहा है ये आतंकवादी। चलो सड़कों पर हम भीड़ लेके चलेंगे, जैसे हम खमीनी के लिए खड़े हो गए। चलो हम सड़कों पर भीड़ लेके खड़े होंगे जैसे हम नुपुर शर्मा के खिलाफ में खड़े हो गए थे सर तन से जुदा के लिए। चलो हम भीड़ लेके खड़े होंगे जैसे हम हिजाब को स्कूल और कॉलेज में बैन करने के लिए हम खड़े हो गए थे। तो उस जगह पे वो मैसेज चाहिए। जैसे आप पेप्सी और मैकडोनल्ड्स का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ जाते हो ना कि ये हमारे इनको विरोध करो, वैसा विरोध पता है कहाँ पे चाहिए? वैसा विरोध वहाँ पर चाहिए जब आतंकवादी आपके मज़हब का नारा लगा के आतंकवाद फैलाता है। उस जगह पे आप सड़क पे आके बोलो कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, तब हम मानेंगे कि अच्छे और बुरे मुसलमान होते हैं। मुसलमानों को सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन इन सबसे मतलब ही नहीं होता है। आपने कभी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया देखा जब वो सुंदर हो, कभी बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा हो? नहीं है मतलब, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कौम का नशा जो है वो सर पे इतना चढ़ा हुआ है कि वो सब कुछ दिखता है, वो कभी भी इसके बेसिस पे वोट देगा ही नहीं। आप कितने भी अच्छे स्कूल पढ़ा दो, अगर मुसलमान को अपने बच्चे को पढ़ाना ही मदरसे में है तो वो स्कूल में डालेगा ही नहीं, वो आपको इसके बेसिस पे वोट नहीं देगा। तभी तो सारे ऑपोजिशन जो है वो मुसलमानों को अपीस करने के लिए गाज़ा के बैग लेके, पैलेस्टीन के बैग लेके पार्लियामेंट चले जाते हैं। तभी तो वो गाज़ा के लिए ट्वीट डाल देते हैं। डीएमके का तमिलनाडु का एमके स्टालिन जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर देता है गाज़ा के लिए। ईरान के लिए सड़कों पर आ रहे खुलकर विपक्ष ईरान के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं का वोट लेने के लिए हमको 10 चीज़ें करनी पड़ेगी कि भाई सड़क बनाएंगे, हमारे को अपने मैनिफेस्टो में देना पड़ेगा, सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ये बनेगा, हम ये देंगे, वो देंगे, कैमरे लगवाएंगे, महिला सुरक्षा, ये 1000 रुपये देंगे, सब कुछ। लेकिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनके फेवर जो उनका इंटरेस्ट है उनके साथ खड़े हो जाओ। मुसलमानों का वोट मिल जाएगा आपको एक ही बारे में जब आप बोल दोगे कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, भारत सरकार को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल के खिलाफ बोलना चाहिए। बस आप इतना बोल दो, सारा वोट आपके पास है। कितने लोग जो है वो साइंटिस्ट बनते हैं इनमें से, कितने लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, कितने लोग फौज में जा रहे हैं, कितने लोग पुलिस में सर्व कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो लॉयर वगैरह बन रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें देश का भला हो उसमें ये मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे देश के लिए अगर खिलाफ कुछ करना हो तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे। सारा वो काम करेंगे जिसमें कोई सेंस, जिसपे मतलब कुछ अच्छा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक या कोई बड़ी लेवल की चीज़ों पे सोचते ही नहीं है कि वहाँ पे हमें पहुँचना है। क्यों नहीं पहुँचते?
क्योंकि कौम का नशा सर पे बहुत 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 चढ़ा हुआ है और वो आपको जो बताती है वही आपको करना होता है। और इनका सारा भविष्य जो है ये मौलवी मौलानाओं ने ख़राब कर रखा है, मदरसों ने ख़राब कर रखा है। अगर ये मौलवी मौलानाओं की सुनते रहेंगे तो देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए नहीं सोच पाएगा। देश के लिए सोचना तो चलो सेकेंडरी, अपने लिए नहीं सोच, अपने ही खिलाफ हो जाता है, अपने ही भविष्य का वो ख़राब करता है। क्योंकि अगर वो अच्छा कुछ पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो अपना भी लाइफस्टाइल बदलेगा, अपने आप को भी थोड़ा सा वो मतलब अपस्केल कर पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति वो कबाड़ में, पत्थर फेंकने में, नाई में, इन सब चीज़ों में फंस जाता है क्योंकि उसको बताया ही इतना जा रहा है कि तू इतना ही कर, इससे ऊपर मत बढ़। क्योंकि जब तेरे दिमाग में, अगर तेरी बुद्धि में दिमाग आ गया तो तू क्वेश्चन करने लग जाएगा हम ही से, और हमसे क्वेश्चन करेगा तो वो हम चाहते नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरा देश खड़ा हो गया जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात आई। कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हम हिंदुस्तान का ताज मानते हैं कश्मीर को, और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उन्हें इंक्लूसिव फील कराने के लिए आर्टिकल 370 को हटाने की कई सारे डिबेट्स हुए, कई सारी बातें हुई, चर्चा हुई। लेकिन आज वहाँ का जो कंस्टिट्यूएंसी है, कश्मीर के जो जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज़ है, जितने भी जो सरकार है वहाँ का, वो इस पूरे विषय को एक जियोपॉलिटिक्स की तरह देख रहा है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा रहेगा। लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनमें से काफ़ी लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है और मुस्लिम्स को खासकर ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान में आ जाओ या कश्मीर को अलग बना दो, आज़ाद कश्मीर जिसकी बात होती है। एक बात बताओ, मैं तो फिर बोलता हूँ, अगर आपके अंदर आप अपने मिशन को लेकर आप इतने पक्के हो तो आपको सबसे पहले तो सरकार के जो बेनिफिट्स है उसको त्यागना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई हम भी ये बेनिफिट लेंगे ही नहीं, कुछ मत लो, भारत सरकार की ख़त्म कर दो कि भाई हमको नहीं लेना। आप राशन की लाइन में सबसे पहले लग जाओगे, जहाँ फ्री फंड की चीज़ें मिल रही होगी सबसे पहले, वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आगे आ जाओगे कि मर ना जाए, ताकि तुम फंस जाओगे कहीं दूसरे देशों में जहाँ पे युद्ध हो रहा होगा, सबसे पहले भारत सरकार पे आप याद आती है कि हमको बचा लो, हमको बचा लो। फिर भारत सरकार तुमको याद आती है, फिर भारत सरकार अपना प्लेन भेजेगी एयरफोर्स का, वो आपको रेस्क्यू करके लाता है। ईरान से कहीं पे भी ईरान देख लो, उससे पहले यूक्रेन में फंसे, कहीं भी फंसेंगे तो आपको आपका देश, आपको उस समय आपको अपनी गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, हवाई जहाज़ के ऊपर भारत का झंडा चाहिए। वहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपके हाथ में एम्बलम जो आप जिसको फोड़ते हो वो एम्बलम आपको याद आ जाता है कि यही एम्बलम आपको बचाएगा। आपको ज़रूरत के टाइम पर या तो आप इतने पक्के हो तो उस जगह पर भी बोलो कि मर जाएंगे लेकिन हम भारत के इस हवाई जहाज़ में बैठ के भारत नहीं जाएंगे, हम तो असली मुसलमान हैं और हमारा जो कश्मीर है वो अपना अलग है, तो मैं तो पैदल जाऊंगा कश्मीर तक। तो तब मानेंगे ना कि आप भाई सच्चे मुसलमान हो और आपको जो उद्देश्य है वो ऐसा है। आप सिलेक्टिव हो, आपको लगता है जहाँ से मौज आ रही है, जैसे पैसा आ रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ले लो, और अपना जो विचार है कश्मीर का वो हम जिंदा रखेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। कश्मीर के अंदर हालत ठीक करने के लिए आज आप कश्मीर के अंदर एकदम 0 डिग्री जो होता है ना वो देना पड़ने की ज़रूरत है, 3rd डिग्री सॉरी, 0 टॉलरेंस के साथ, कि मतलब वहाँ पर जो भी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, उन सबको पकड़ो और अच्छा ट्रीटमेंट दो, एक एग्जाम्पल सेट करो ताकि वहाँ का यूथ डरे। जब तो वो जो है वो डर नहीं रहे, वहाँ पे तो जुवेनाइल भी पत्थर लेके, गोली लेके मारने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार, हमारा कानून, हमारा कोर्ट जो है वो लगा पड़ा है पुराने कानूनों के तहत पे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी, इसको सज़ा नहीं करी जाएगी, इसको नहीं अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अरे काउंसलिंग करने के लायक है वो, जिसका ऑलरेडी दिमाग 8 साल की उम्र में ख़राब कर दिया है मौलाना ने, वो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी काउंसलिंग से वो सुधर जाएगा? तो ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब तक रिफॉर्म नहीं आएंगे, डर पैदा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो योगी आदित्यनाथ को, फिर देखो आप कैसे एकदम आपको चेंज नज़र आएगा। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आप हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वहाँ पे आप बोलोगे ना कम्युनल चीज़ें नहीं होती है। अभी ईद गई, कोई दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ, रामनवमी कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसा मॉडल होता है ना जम्मू कश्मीर के। अगर मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ को तो देखो इंडियन आर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पुलिस की फोर्स से ही ठीक कर देगा सारा। सिर्फ डर की भाषा समझ, डर की भाषा, क्यों? क्योंकि जब तक डर नहीं होगा ना तब तक, अब देखो जो सलीम वास्तविक का घाटा था, जो व्यक्ति का इलाज चल रहा था वो अब जिंदा है लेकिन मारने वाले नहीं, दोनों को एनकाउंटर कर दिया गया। ये डर है। अब इस डर से क्या होगा ना कि जो समाज के अंदर जो ऐसा सोच रहा होगा कि इसने ईरान के खिलाफ व्हाट्सअप स्टेटस लगाया, आज तो उसको मैं मार के आऊँगा, तो वो मारने से पहले सोचेगा। कन्हैया लाल भी तो ऐसे ही मरा था स्टेटस के चक्कर में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका व्यक्ति का दिमाग कब जगह पे क्या हो, क्या पता कोई ये पढ़ा दे कि अगर तूने 3 महीने के अंदर 2 काफिरों को मार दिया तेरे को 72 हूरें मिलेगी। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग, क्या पता किसी ने ये ब्रेन वॉश कर दिया कि आप ऐसा करोगे ऐसा होगा, तो सच में कोई कर दे। तो ऐसी जगह पे व्यक्ति करने से पहले और जो बता रहा है वो बताने से पहले 10 बार सोचेगा जब इस तरीके के एक्शन होंगे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।